हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ईटीएफ्स की, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की। तो क्या है ये ईटीएफ्स? फ्रेंड्स, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये एक ईटीएफ यानी एक फंड है, और ट्रेडेड का मतलब ये हो गया है कि इसको आप ट्रेड कर सकते हैं, और एक्सचेंज मतलब आप एक्सचेंज के ऊपर में इस फंड को ट्रेड कर सकते हैं। ये इसका एक प्लेन मीनिंग आप सबसे पहले शुरुआत में समझ सकते हैं। अब ये ईटीएफ जो है, ये एक म्यूचुअल फंड और एक स्टॉक, ये दोनों के बीच का एक इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा आप समझ सकते हैं। क्योंकि ये एक्सचेंज पे भी है, इसको ट्रेड भी कर सकते हैं, और क्योंकि ये फंड भी है, तो ये तीनों वर्ड से आपको ये पता चलना चाहिए कि ये एक म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होने वाले कोई स्टॉक के बीच का एक इंस्ट्रूमेंट है। मतलब कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों के मिक्स करके ये एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है। अब सबसे पहले हमें बात करनी होगी म्यूचुअल फंड्स की। पिछला वीडियो जो है मैंने म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज उसको देखिए। आपको थोड़ी आइडिया आएगी कि आप कैसे ईटीएफ्स को समझ सकते हैं म्यूचुअल फंड के बैकग्राउंड से। तो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स में जब भी आप कुछ चीज परचेज करते हैं तो आपको बदले में यूनिट्स मिलते हैं, और जो भी अमाउंट आप पे करते हैं वो एक फंड में एक्यूमुलेट हो जाता है। और म्यूचुअल फंड्स के केस में आप विद इन अ डे ट्रेड नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सुबह 11 बजे म्यूचुअल फंड खरीदा और दोपहर को 2 बजे उसको सेल कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता। वो लाइफ टाइम में ट्रेडिंग नहीं होती है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, वो होती है सिर्फ स्टॉक्स के अंदर। शेयर मार्केट में ही आप सुबह इंट्राडे कर सकते हो, सुबह कुछ खरीद सकते हो, दोपहर तक बेच सकते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में वैसा नहीं होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में दिन के एंड में आपको यूनिट्स अलॉट होते हैं, और दिन के एंड में एनएवी डिक्लेयर की जाती है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज देखिए, आपको लिंक यहां पर दिख रही होगी आपके स्क्रीन के ऊपर अभी। तो म्यूचुअल फंड्स का ये जो डिसएडवांटेज है, इसी को एडवांटेज में कन्वर्ट किया गया है ईटीएफ्स में। ईटीएफ यानी आप समझ लीजिए कि ये ऐसा फंड है, एक ऐसा म्यूचुअल फंड है ये, जो कि आप ट्रेड कर सकते हो विद इन अ डे, और ये एक्सचेंज के ऊपर में लिस्टेड होता है। म्यूचुअल फंड जो होता है वो एक्सचेंज के ऊपर में लिस्टेड नहीं होता है। आप कोई भी एक्सचेंज की वेबसाइट बीएसई एनएसई पे जाकर देखेंगे तो आपको म्यूचुअल फंड वहां पर लिस्टेड नहीं दिखेगा, लेकिन ईटीएफ जो है ये एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होता है। ये एक सबसे मेन चीज, पहली बात हो गई। अब दूसरी बात यह है कि ये फंड जो है, इसका शेयर मार्केट से क्या रिलेशन है? इसका शेयर मार्केट से रिलेशन ये है दोस्तों कि इसके अंदर जो अंडरलाइंग एसेट है, मतलब मान लीजिए कि वो ईटीएफ है, और वो ईटीएफ जो है, वो जो फंड है, उस फंड से जो भी स्टॉक्स खरीदे जाते हैं वो एक अंडरलाइंग इंडेक्स के तहत खरीदे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ईटीएफ जो है वो निफ्टी ईटीएफ है, इसका मतलब ये हो गया कि वो जो भी पैसा उसके अंदर है वो ईटीएफ के अंदर, वो इन्वेस्ट किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ उन 50 स्टॉक्स में जो कि निफ्टी के अंदर आते हैं। अगर वो कोई दूसरा इंडेक्स है, मान लीजिए बैंक निफ्टी का ईटीएफ है, तो उसके अंदर के जो स्टॉक्स लिए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के इंडेक्स में जो स्टॉक्स रहते हैं वही स्टॉक्स लिए गए हैं। और इसका जो प्रपोर्शन भी होता है स्टॉक्स लेने का, वो भी जो स्टॉक का वेटेज है निफ्टी 50 के इंडेक्स के अंदर उसी प्रपोर्शन में लिया जाता है। मतलब अगर निफ्टी 50 के इंडेक्स के अंदर एचडीएफसी बैंक का वेटेज मान लीजिए X% है, जो भी उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है एचडीएफसी का, उसके हिसाब से ये वेटेज डिसाइड होता है। मान लीजिए अगर वो X% है, तो जो निफ्टी 50 का ईटीएफ है, ईटीएफ के अंदर भी एचडीएफसी बैंक का स्टॉक लिया जाएगा, और वो उसी प्रपोर्शन में लिया जाएगा, X% में ही लिया जाएगा, क्योंकि निफ्टी 50 में उसका प्रपोर्शन, उसका जो वेटेज है
वेटेज ऑफ द स्टॉक इज X%, हेंस ETF में भी वो स्टॉक का प्रपोर्शन X% रहना चाहिए, उससे ज्यादा या कम नहीं रह सकता। वैसे ही मान लीजिए अगर ITC का स्टॉक है तो उसका भी एक प्रपोर्शन है मार्केट कैप के हिसाब से निफ्टी में, तो ETF में भी उसी तरीके से लेना पड़ेगा। और वो सारे 50 स्टॉक्स भी लेने पड़ेंगे अगर आप निफ्टी 50 के इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं और उसका ETF अगर बना रहे हैं तो ये एक सिमिलैरिटी होगी स्टॉक्स के साथ में कि ये एक्सचेंज के ऊपर में लिस्ट होता है और आप एक दिन के अंदर इसको बाय सेल मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई नॉर्मल स्टॉक को करते हैं उसी तरीके से। अब आप सोचेंगे कि ये ETF मूल रूप से स्थापित कैसे होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो हम जानते हैं कि एक कोई जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सारे अपना अपना पैसा पूल करते हैं एक साथ में और वैसे एक म्यूचुअल फंड बनता है। तो वैसे ये ETF बनता कैसे है? तो क्या होता है फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट जो है वो मान लीजिए डिसाइड करती है कि उसको कुछ शेयर्स सेल करने हैं। इसे समझ लेते हैं कि भारत 22 करके एक ETF आया था, उसके अंदर कुछ 22 कंपनीज थी और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इनके जो शेयर्स हैं वो हम सेल करें और फिर लोग उसको परचेज करते हैं। इसको कहते हैं प्राइमरी ऑफरिंग। ये एक प्राइमरी मार्केट का हिस्सा है। गवर्नमेंट ने जो भी शेयर्स सेल करने के लिए निकाले हैं, लोग उसको पैसा दे करके परचेज करते हैं और गवर्नमेंट के पास में उतना फंड जमा हो जाता है। ये प्राइमरी ऑफरिंग हो गई। ये सारा का सारा पैसा जो है वो जमा हो गया। उसके बाद में वो जो भी पैसा जमा हुआ है उससे स्टॉक्स खरीदे जाते हैं। उन्हीं 22 कंपनियों के स्टॉक्स खरीदे जाते हैं जो कि भारत 22 इंडेक्स में शामिल है। उन्हीं कंपनीज के स्टॉक और उसी प्रपोर्शन में खरीदे जाते हैं जितना कि उन इंडिविजुअल स्टॉक्स का वेटेज है उस इंडेक्स के अंदर। अब ये सारे के सारे शेयर्स स्टॉक्स जब खरीदे गए हैं तो इनका उतार चढ़ाव होता है जैसे नॉर्मली होता है, और जिस तरीके से भारत 22 इंडेक्स बढ़ेगा या कम होगा बस उसी प्रपोर्शन में और उसी तरीके से ये जो ETF है ये भी बढ़ेगा और उसी तरीके से ये कम होगा। तो ये है कैसे एक ETF बनाया जाता है। ये हो गया प्राइमरी ऑफरिंग, जहां पर कि गवर्नमेंट ने कुछ सेल किया, कुछ शेयर सेल किए, लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए, पैसा जमा हुआ और उससे स्टॉक्स खरीदे गए। अब सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं ETFs के अंदर में। सेकेंडरी मार्केट इस चीज को कहा जाता है जब आप वो जो ETF है उसको एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। मतलब मुझे अगर कोई भी ETF अगर खरीदना है अभी तो मैं एक्सचेंज पर जाकर के उसके प्राइस में उसको खरीदूंगा। और मैं किससे खरीदूंगा? जो इंसान सेल करना चाहता है वो ETF को, मैं उसी से खरीद सकता हूं। मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये एक सेकेंडरी मार्केट है। इसमें इनिशियल जो ETF फॉर्म हो चुका है उसके बाद में मैं फिर से वो शेयर्स नहीं खरीद सकता, मुझे किसी और से ही खरीदने होंगे। वो जो भी उस एक्सचेंज के ऊपर में वो ETF सेल करना चाहता है मैं उसी से वो खरीद सकता हूं। ये हो गया सेकेंडरी मार्केट। अगर आपने व्हाट इज अ स्टॉक एक्सचेंज करके मेरा जो वीडियो है वो देखा होगा, इसकी लिंक अभी यहां पर आपको दिख रही होगी ऊपर। अगर ये वीडियो आपने देखा है तो वहां पर भी हमने प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट की बात विस्तार में की है, जहां पर कि हमने स्टॉक ट्रेडिंग की बात की है। सिमिलर कंसेप्ट यहां पर भी है ETF के केस में, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में आप एक्सचेंज के ऊपर में जाकर लाइफ टाइम में ETF बाय और सेल कर सकते हैं। तो ये रिलेशन हो गया स्टॉक मार्केट्स के साथ में। अब वो कौन से इंडेक्स हैं जिसको कि ETF फॉलो करता है, मतलब कौन से आप कह सकते हो कि कौन से एसेट्स है, एसेट क्लासेस हैं जहां पर कि ETF बनते हैं। तो ये इक्विटी इंडेक्स के साथ में ETFs बनाए जाते हैं, जैसे कि मैंने बात की निफ्टी 50 का जो ETF है उसकी, बैंक निफ्टी का ETF है मार्केट में अवेलेबल, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो इंडेक्स है इसका अवेलेबल है। उसके अलावा गोल्ड के भी ETFs अवेलेबल है, जिसका कि अंडरलाइंग जो इंडेक्स होता है वो गोल्ड होता है। उसके अलावा कुछ फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस के
ETFs है, जैसे कि नैस्डैक जो कि अमेरिकन इंडेक्स है, जैसे हमारे यहाँ पे BSE NSE है वैसे वहाँ पर नैस्डैक है। और नैस्डैक का जो टॉप 100 कंपनीज का इंडेक्स है उसका भी ETF अवेलेबल है, आप उसको खरीद सकते हो। मोतीलाल ओसवाल जो है वो उसका ETF चलाते हैं। हाँ, एक बात मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि जैसे मैंने बात की कि गवर्नमेंट सबसे पहले कुछ शेयर सेल करती है और पैसा इन्वेस्टर से लेती है ETF फॉर्म करने के लिए। वो ETF को चलाने के लिए गवर्नमेंट किसी ना किसी AMC को वो जिम्मा दिया जाता है। AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दिया जाता है। जैसे कि भारत 22 का जो है वो ICICI प्रूडेंशियल AMC उसका भार ले रही है, वो उसको ETF को चला रही है। और मोतीलाल ओसवाल जो है वो नैस्डैक 100 का जो ETF है वो चला रही है। ऐसे काफ़ी सारे जैसे रिलायंस है और SBI है, ऐसे ETFs आपको बहुत सारे मिलेंगे। गोल्ड में हो गया या फिर इंडेक्स में हो गया या फिर कोई दूसरे कमोडिटीज़ का भी रहता है, जैसे कि मेटल्स का है और करेंसीज का। हालांकि करेंसीज का इंडिया में नहीं है, लेकिन बाहर विदेशों में काफ़ी सारे ऐसे ETFs है जो कि करेंसी मार्केट को एज एन अंडरलाइंग मानते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो ETFs है इसका एक बेसिक तो आपने समझ लिया, लेकिन ये मार्केट में अवेलेबल क्यों है, मतलब क्यों लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसकी नीड क्यों आप इन्वेस्टर्स को दिखती है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में आप यानी कोई भी अगर म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो दिन के अंदर में ट्रेड नहीं कर सकते। और मान लीजिए अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, एप्लीकेशन करते हैं सुबह 10 बजे, तो आपको नहीं पता होता कि कौन से NAV पे आप परचेस करने वाले हैं, क्योंकि दिन के अंदर में मान लीजिए अगर उस दिन इलेक्शन का रिजल्ट है या कुछ ऐसी घटना होती है जिससे कि मार्केट ऊपर या कम होता है, तो आपको वो NAV पता नहीं चलेगी जब तक कि वो दिन के एंड में डिक्लेयर नहीं होती है। तो ये एक ड्रॉबैक था म्यूचुअल फंड का, जो कि ETF में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप ETF जब चाहे तब खरीद सकते हैं, जिस प्राइस में आपको चाहिए उस प्राइस में खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आप ट्रिगर नहीं लगा सकते आपके ब्रोकिंग अकाउंट में या म्यूचुअल फंड के जो पोर्टफोलियो है उसमें कि जब NAV मान लीजिए 100 है और जब वो 101 जाएगी तभी ही मुझे सेल करना है, या 99 जाएगी तब मुझे बाय करना है। ऐसे आप ट्रिगर्स नहीं लगा सकते, ऐसे आप आपके लिमिट्स सेट नहीं कर सकते, जो कि आप ETF के केस में कर सकते हैं। आपको जिस प्राइस में बाय करना है आप कर सकते हैं, जिसमें सेल करना है आप कर सकते हैं। एक डिसएडवांटेज ETFs का यह है कि इसमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम यूजुअली रहता है, क्योंकि लोग इसको एज अ ट्रेडिंग टूल नहीं मानते, इसको एज अ इंट्राडे ट्रेडिंग टूल के तौर पर नहीं देखा जाता है। ये एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। ऐसा मैक्सिमम इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से ETFs में इन्वेस्ट करते हैं, ना कि ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। इसलिए अगर आप बाय करने जाएंगे तो हो सकता है कोई सेल करना ना चाहे उस टाइम पर, तो लिक्विडिटी जो है उसकी कभी कभी प्रॉब्लम्स आती है ETF में। अगर आप रेगुलरली बाय एंड सेल करना चाहते हैं तो हो सकता है कभी कभी आपको वो लिक्विडिटी नहीं मिले मार्केट में, ये एक इसका ड्रॉबैक है। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि आपको ETF ही खरीदना क्यों चाहिए, जबकि अगर आपको कोई इंडेक्स में ही इन्वेस्ट करना है, इंडेक्स को ही एज अ अंडरलाइंग मानना है, तो आप कोई इंडेक्स फंड भी खरीद सकते हैं जो कि म्यूचुअल फंड कैटेगरी में आता है। आप इंडेक्स फंड्स भी खरीद सकते हैं फॉर श्योर, लेकिन जैसे कि हमने अभी बात की, आप उसमें जब चाहे तब सेल नहीं कर सकते विद इन अ डे। जिस प्राइस पे आपको चाहिए उस प्राइस में आप सेल नहीं करते, वो एक म्यूचुअल फंड हो जाता है और ये एक एक्सचेंज के ऊपर में लिस्टेड फंड हो जाता है, जिसमें कि आपको एक लिबर्टी रहती है, आप कभी भी उसको बाय एंड सेल कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप ETF को आपके डीमैट अकाउंट से ही खोल सकते हैं और वहीं पर उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के लिए आपको दूसरा एक अकाउंट खोलना पड़ता है, जिसमें कि हो सकता है आपको ETF से म्यूचुअल फंड मैनेज करना डिफिकल्ट जाए, लेकिन डीमैट अकाउंट के अंदर आप अपना ETF खोल सकते हैं और वहीं पर मॉनिटर कर सकते हैं। अब टैक्सेशन की बात करते हैं, तो ETF जो है वो उसी तरह से काम करता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों इसमें लगता है। एक साल के पहले अगर आप इसको रिडीम करते हैं या इसको आप सेल करते हैं, आप कह सकते हैं, रिडीम कहना गलत होगा, आप इसको ETF को अगर सेल करते हैं तो आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन
और 1 साल का इसका पीरियड होता है, जिसके बाद की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। अगर आप गोल्ड ETF ले रहे हैं तो 3 साल का समय हो जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, मतलब 3 साल के अंदर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, जो कि आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको लगता है, और 3 साल के बाद में आप इंडेक्सेशन का फायदा ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी नॉर्मल डेट फंड में होता है उसी तरीके से। ETF जो है ये डेट सिक्योरिटीज के ऊपर भी बनाया जाता है, मतलब अंडरलाइंग जो है उसको डेट सिक्योरिटीज भी मान सकते हैं। ऐसे भी काफी सारे ETFs है मार्केट में। अब दूसरी और एक चीज इसमें आती है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं निफ्टी का ETF, निफ्टी 50 का ETF लेता हूं, तो आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि मैं ETF क्यों लूं, मुझे फ्यूचर्स भी तो मैं ले सकता हूं, निफ्टी का जो फ्यूचर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट भी तो मैं ले सकता हूं। बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों भी जो है वो सेम ही इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं। जैसे निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो निफ्टी ETF ऊपर जाता है, निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो निफ्टी फ्यूचर्स भी उसी प्रपोर्शन में वैसे ही ऊपर जाता है। लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स के कुछ डिसएडवांटेजेस ऐसे हैं कि उसमें आपको हैवी अमाउंट से इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि लॉट साइज जो होता है वो 75 का है और निफ्टी की वैल्यू करीबन अभी 9,000 10,000 के बीच में है, तो मार्जिन मनी भी आपको उसमें ज़्यादा लगेगा। भले आप मार्जिन भी लेते हैं लेकिन मार्जिन मनी ज़्यादा लगेगा, तो आपको एक बहुत ज़्यादा अमाउंट पे रिस्क लेना पड़ेगा स्टार्टिंग में ही, जबकि आप ETF बहुत ही मिनिमम अमाउंट से ले सकते हैं। दूसरी चीज़, जो ETF है इसमें आपको कभी रोल ओवर नहीं करना है। एक बार आपने परचेज कर लिया तो आप इसको टिल द एंड ऑफ टाइम होल्ड करके रख सकते हैं या सेल कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर्स के केस में, निफ्टी फ्यूचर्स के केस में आपको उसको बार बार रोल ओवर करना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक्सपायरी आता है एवरी मंथ में एक बार, या फिर अगर वीकली एक्सपायरी का लिया है आपने तो वो हर बार आपको हर हफ्ते रोल ओवर करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप ETFs ले और एक अच्छा मुनाफा उसमें कमाएं। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से अगर हम रिवाइज करें तो ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, मतलब ये एक फंड है जिसको कि एक इनिशियल ऑफरिंग से बनाया जाता है, उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में इसको आप बाय एंड सेल कर सकते हैं। ये एक इंडेक्स को फॉलो करता है और उस इंडेक्स में जो स्टॉक्स है या जो भी एसेट है उसको ही उसी प्रपोर्शन में परचेज किया जाता है, और उसके अलावा कुछ और करने की परमिशन नहीं होती है ETFs के नॉर्म्स के हिसाब से। आप इसको कभी भी परचेज या बाय कर सकते हैं, विद इन अ डे भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होता है। तो ये आप कह सकते हैं एक म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट का जो है ये कॉम्बिनेशन है। ये एक ऑलराउंडर है जिसमें कि आपको दोनों के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ETFs के ऊपर और जानकारी के लिए आप इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को एनेबल करें। हम अच्छे ETFs और कुछ नए ETFs जो आ रहे हैं उसके बारे में बात करते रहेंगे इस चैनल के ऊपर में। साथ ही में ये वीडियो सभी तक पहुंचाइए जो भी ETF, म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट में रुचि रखता हो, उन सब तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको कुछ भी और डाउट होगा ETFs के बारे में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डालें, हम आपको उसका एक ब्रीफ आंसर जरूर देंगे। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।